हमें लगता है कि हमने कुछ कमेंट की 100 लाइक आ गए, लेकिन वो 100 लोग जो हैं जिसको आप कभी मिले नहीं, जानते नहीं और कुछ नहीं। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमने तो कोई कमी नहीं रखी थी, सब कुछ अच्छा दिया, पर उसके बाद में अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, या बच्चे अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्या फॉल्ट होते हैं, वो क्या कमियां रह जाती है कि बाद में पेरेंट्स को ये कहना पड़ता। भाई जो है, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक एज अ पेरेंट ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका भी एक फेलियर है। अगर आपको थ्रेट्स देने पड़ते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं अनुशासन में आपकी कमी है घर जी। लेकिन प्रिविलेज के साथ बच्चों में जिम्मेदारी, बच्चों में डिसिप्लिन, ये कैसे डेवलप किया जाए? हार्ट में, उसके दिमाग में होता है, उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इश्यूज आते हैं। आइए मिलते हैं पेरेंट कोच, एकेडमिक एडवाइजर चेतना देसाई जी से, जिन्हें भारत और कनाडा में कार्य करते हुए 20 से अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त हो चुका है। आप अनेक एनजीओ, स्कूलों, परिवारों और छात्रों को मार्गदर्शन दे चुकी हैं। शब्द प्रार्थना एक साहित्यिक पहल के जरिए आप परिवारों में पीढ़ीगत अंतर को कम करने का कार्य भी कर रही हैं। ये वीडियो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए अंत तक जरूर देखें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कि मेरे एहतियात, मेरी फिक्र तुझे बंदिशें लगती है, और हर बात पर मेरा जिक्र तुझे रंजिशें लगती है। ये तेरी उम्र का कसूर है, ये तेरा कसूर नहीं। ये तेरी उम्र का कसूर है, ये तेरा कसूर नहीं, कि तेरी बगावत पर मेरी इनायत तुझे साजिशें लगती है। तो नमस्कार सभी को, वेलकम टू माय शो जीवन के रंग रश्मि के संग। और चेतना दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस शो में जीवन के रंग रश्मि के संग में। मॉडर्न पेरेंटिंग और पारंपरिक पेरेंटिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? हाँ, तो अगर आप समझें तो पारंपरिक जो पेरेंटिंग थी, जो हमने देखी हैं या हमारे पेरेंट्स ने देखी हैं, उसमें अनुशासन था, शिस्त थी, पेरेंट्स का जो निर्णय था वो सर्वोपरि था, और बच्चों के ओपिनियन इतने नहीं लिए जाते थे। आई कांटेक्ट माँ बाप और पेरेंट्स के बीच में नहीं था, एक बाउंड्री थी। उसका कारण ये भी था कि जो जनरेशन में उस वक्त ऐसे माना जाता था कि अनुभव जो है वो आपको एक हौदा देता है, तो उस हिसाब से वो एक परंपरा थी। मॉडर्न पेरेंटिंग जो है उसमें संवाद है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, इमोशनल सोच होती है, एक संवेदनशीलता होती है बच्चों के बीच में, बच्चों के ओपिनियन को लिया जाता है, उसको माने ना माने, लेकिन बच्चों को उसको एक प्राधान्य तो बिल्कुल मिलता है, उसको बच्चों के ओपिनियन को लिया जाता है। तो मुझे लगता है अगर फंडामेंटल डिफरेंस अगर कोई है तो ये चीज़ें हैं कि एक मिलजुल के काम करना वर्सेस एक बाउंड्री होना, जो बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं होती थी, वो जो है वो डिफरेंस है। ओके, तो अब मुझे बताइए कि जो आधुनिक पेरेंटिंग है, इसके चैलेंजेस क्या हैं? आधुनिक पेरेंटिंग की जो सबसे बड़ी चैलेंज है, जो मैं हर बार सुनती हूँ, हर पेरेंट्स की जो कंसर्न है, वो है डिजिटल दुनिया। हमने उपकरणों को अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बना दिया है, तो उसके जो चैलेंजेस हैं, तो वो पहली चैलेंज है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया है। सोशल मीडिया में क्या सही क्या गलत ये रहा ही नहीं, बिकॉज ओवरवेलमिंग है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतने सारे चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो वो एक बात है। हम अननेसेसरी कंपैरिजन करते हैं, अनावश्यक कंपैरिजन जो हम करें, तुलना हम कहें, अनावश्यक तुलना में कभी कभी हम हमारी सीमाओं के ऊपर जाना चाहते हैं, जो कोशिश करते हैं, कभी कभी हम वो डेंजर जोन में चले जाते हैं। तो वो एक बड़ी समस्या है। हम शॉर्ट टर्म गोल बनाते हैं, हम लॉन्ग टर्म ये नहीं सोचे कि हमारे लिए क्या सही है, और ये इसलिए कि हम अपनी सोच को एक बाजू रख के ये बाहर की जो चीज़ें हमारे पे थोपी जा रही हैं उसको हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिना सोचे कि ये क्या सही मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, मैं जो चाहती हूँ मेरे घर के माहौल के, क्या ये सही है क्या नहीं। तो कभी कभी हमारी ये सोच जब कम पड़ती है तो हम ये बाहर के जो चीज़ें हैं उसको इन्फ्लुएंस करने देते, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और स्ट्रक्चर कि घर में जैसे पारंपरिक की हमने बात की कि अनुशासन होता था, एक डिसिप्लिन होती थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा डिसिप्लिन स्ट्रक्चर भी आज कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मैं जो देखती हूँ, जो मुझे अभी बहुत लगता है, पेरेंट्स पेरेंटिंग करने से डर रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम सही बोल रहे हो आप। और स्पेशली अगर हम पेरेंटिंग की बात करें तो एकल पेरेंटिंग, जो सिंगल पेरेंटिंग है, उनके लिए तो बहुत सारे खास चैलेंजेस है। तो उनके चैलेंजेस क्या है? मुझे लगता है एक लास्ट 10 ईयर्स में उसमें भी परिवर्तन आया है, जो अच्छा है। 10 साल पहले या उसके आगे हम सिंगल पेरेंट को इतना अपना नहीं सकते थे, समाज में उनको एक हौदा नहीं दिया जाता था, बहुत जजमेंट था। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि उसका एक्सेप्टेंस है। जो चैलेंजेस हैं वो
एक सिंगल पेरेंट के लिए मानसिक तनाव, फाइनेंशियल उनके ऊपर जो बर्डन होते हैं और उनको वक्त कम दे पाना बच्चों को। और मुझे लगता है कि ये आपने जो अगला सवाल किया उसमें भी जो आपने कहा कि मॉडर्न पेरेंट की चैलेंज क्या है, मैं उसमें भी ये ऐड करूँगी कि वर्किंग पेरेंट्स आज हो गए, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल को निभाने के लिए आज 2 पेरेंट्स की इनकम ज़्यादातर ज़रूरी बन गई है। तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट ये कि हम बच्चों को, हम परिवार को कम वक्त दे पाते हैं। सिंगल पेरेंट के लिए तो ये हमेशा ही चैलेंज रहती है, उनको माँ और पिता दोनों का रोल निभाना है, ये मिली जुली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैन एंड वुमेन, मदर एंड फादर आर बिल्ट डिफरेंटली। हमें अलग, कुदरत ने हमें अलग से बनाई दी, हमें अलग स्ट्रेंथ दी है। तो एक, चाहे वो डैडी हो चाहे वो ममा हो, उनको दोनों को, उनको सिंगल हैंडेडली ये दोनों रोल निभाना मुझे लगता कि वो इतना आसान नहीं होता। तो और दूसरा सामाजिक जजमेंट, हाँ, हमें समाज में वो स्थान मिलना, कभी कभी मैं मानती हूँ कि थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जजमेंट होता है तो वो एक इंसान को इमोशनली वीक करता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या आपको क्या लगता है, मतलब ये जो सारे चैलेंजेस है, क्या ये वाकई में जेन्युइन है या हमने क्रिएट किए हैं? मुझे लगता है कि अगर मैं डिवाइड कर दूं परसेंटेज वाइज, 25% जेन्युइन है, क्योंकि प्रोग्रेस इज इनएविटेबल। साइंस, टेक्नोलॉजी, उसने अपना काम करना है तो वो बढ़ते ही रहेंगे, तो वो ज़रूरी है। ये भी हुआ कि टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में बहुत आसानी से आ गई। 10-15 साल पहले हम इतने सारे फ़ोन अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन आज घर में अगर 4 मेंबर हैं तो शायद अभी ऐसा होता कि 4 फ़ोन, 2 टैबलेट, 2 लैपटॉप, सो हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। तो हमें ये पूछना चाहिए कि क्या वो मेरी आवश्यकता है क्या नहीं। तो आवश्यक चीज़ों को हमने हमारे सराउंडिंग में इतना दे दिया है कि हमारी आदत है 1-2 मिनट में फ़ोन को देखना या कुछ रील्स को देखना। तो मुझे लगता है कि ये जो हमने ट्रेंड के पीछे जो हम चले गए हैं, हमें ये लगता है कि अगर मैं फ़ोन से साथ अटैच नहीं हूँ या कोई ऐप पे मैं अटैच नहीं हूँ या कोई किसी से मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा हूँ, हालांकि वो कम्युनिकेशन है ही नहीं है, वो एक इल्यूजन है कि हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट, इंग्लिश में जिसे को बोलते हैं, तो वो कि अगर मुझे लगता है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ तो जैसे मैं कुछ नहीं जान पाऊंगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अपने इनर स्ट्रेंथ को बाजू में रख के हम कितने केपेबल हैं, हमारे पास कितनी नॉलेज है, वो हम कभी कभी रिट्रोस्पेक्ट नहीं करते और ये बाहर की चीज़ों में हम उसके पीछे भागे हैं। तो बहुत उपयोगी है, हम आज भी जो योग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, तो ज़रूरी भी बहुत कुछ है, लेकिन उसमें से क्या हमारे लिए ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ क्रिएट तो हमने किया ही है। बिल्कुल, मतलब हम कह सकते हैं कि 40% अगर जेन्युइन है तो बाकी 60% हमने खुद ने क्रिएट किया। आज हम देखते हैं कि बच्चों में प्रिविलेज बच्चों को बहुत दिए जाते हैं जी। लेकिन प्रिविलेज के साथ बच्चों में जिम्मेदारी, बच्चों में डिसिप्लिन, ये कैसे डेवलप किया जाए? पहले तो बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी आवश्यकता क्या है और उनके प्रिविलेजेस क्या हैं। ये क्लियर कम्युनिकेट बच्चों के साथ होना ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें जो दो रही हैं हम आपको देते हैं, जैसे कि स्कूल की चीज़ें, स्पोर्ट्स में जाना वगैरह, ये सब उनकी आवश्यकता है, उनके डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। प्रिविलेजेस जो हैं वो डिवाइसेस का यूज़, अच्छी चीज़ें, अच्छे शूज़ देना, जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं वो प्रिविलेजेस होते हैं। आपको अपना सुंदर अपना कमरा मिलना वो प्रिविलेज है। तो ये बच्चों को पहले तो उनकी आवश्यकता और प्रिविलेज के डिफरेंसेस पता होना चाहिए। राइट। अगर प्रिविलेजेस आप देते हो तो वो आपको उनके साथ जिम्मेदारी देना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज अदरवाइज उनको ये नहीं पता चलता है कि दे आर एंटाइटल्ड। ये एंटाइटलमेंट की फीलिंग आ जाती है कि जो मुझे मिलता है वो सब मुझे मिलना ही चाहिए। उनको ये भेद समझ में ही नहीं आएगा, ये डिफरेंस समझ में ही नहीं आएगा कि कुछ चीज़ें मुझे दी जा रही हैं क्योंकि उसकी ये वजह हैं। आप प्रिविलेज जब देते हो उनको बताइए ये प्रिविलेजेस क्यों देते हैं। जिम्मेदारी सिखाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ जब आप प्रिविलेज देते हो एक फ्रीडम है, आपने उसको एक ट्रस्ट किया है, राइट। तो ट्रस्ट को ना तोड़ना ये बच्चे की जिम्मेदारी है और ये सिखाना माँ बाप की जिम्मेदारी है कि ये मैंने आपको ट्रस्ट करके दिया है। मैंने कहा है कि आप फ़ोन आपके कमरे में अगर यूज़ करो आप 1 ही घंटा करोगे, लेकिन अगर वो बच्चा 3 घंटा कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि वो मम्मी पापा के जो ट्रस्ट है उसको वो तोड़ रहा है। तो वो जिम्मेदारी। दूसरी अकाउंटेबिलिटी, कि अगर मैंने कुछ किया है, अगर कुछ उसमें कुछ गलत होता है या कहीं पे कोई चीज़ टूटती है या तो अकाउंटेबिलिटी किसकी। अगर मैंने फ़ोन, मेरे पास महंगा फ़ोन है या मेरे पास महंगे शूज़ हैं तो उसको
संभाल के यूज़ करना, ये जिम्मेदारी और उसकी अकाउंटेबिलिटी। ये नहीं कि अगर मेरा फ़ोन टूट गया, मेरे जूते खराब हो गए, मेरा अच्छा टी शर्ट खराब हो गया, मुझे नया मिल जाएगा। तो एंटाइटलमेंट और आवश्यकता, ये दो चीज़ें का चीज़ बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चे अपने आप नहीं समझेंगे, ये कम्युनिकेट, ये कॉन्वर्सेशन पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होना चाहिए। ऑलराइट, ये दोनों में कम्युनिकेशन होगा तब वो इस चीज़ को समझेंगे। बिल्कुल। ओके, तो इसके कोई ऐसे रास्ते भी हैं कि इस तरीके से उनमें डेवलप किया जा सकता है ये वाला डिसिप्लिन, ये वाली लाइबिलिटीज़, ये वाली जिम्मेदारियाँ? जी, पहले तो मैं ये बताती हूँ कि बच्चों को जिम्मेदारी सिखाना है तो ज़रूरी है, तो आप पहले तो उनको कहीं पे ऐसे माहौल में लेके जाइए जो थोड़ा आपसे विपरीत है, आपसे अलग है। तो वहाँ पे वो देखेंगे कि कम चीज़ों में भी दूसरे बच्चे उनकी एज के कैसे जीते हैं, जी रहे। राइट। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप घर में ये बताओ कि देखो गरीब के पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, वो तुलना बिल्कुल गलत है। ये एक, क्योंकि वो फिर एक सोशल एलिमेंट के लिए भी सही नहीं है। बट आप उनको वहाँ पे जाके बताओ कि ये कितनी मेहनत से चीज़ें आती हैं, वो आपको सिखाना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमने इतने पैसे कमाए तब हमने लिया, बच्चों को दिया है आपने, है ना, तो वो समझाना और वो ज़रूरी है। दूसरा कि अगर आप चीज़ देते हो उसके साथ एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोशल मीडिया के यूज़ का टाइम है तो बच्चों को बिटवीन टीवी स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया के टाइम बहुत निर्धारित होने चाहिए। वो कैसे आप करोगे? उनको बिल्कुल शेड्यूल बना के देना चाहिए। मेरी जो बहुत पसंदीदा चीज़ है वो है चार्ट बनाना। हर एक के घर में एक चार्ट होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। उसमें आप भी शामिल हो, आप पेरेंट भी शामिल हो। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे कुछ चीज़ें करें तो उसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप भी उनके लिए एग्जाम्पल बने, है ना, क्योंकि वो आपको देख के ही कहेंगे। तो एक तो पहली बात, आप रूटीन बनाइए। उनके पूरे दिन का जो स्केड्यूल है उनका बहुत बच्चों का एक बहुत आसान स्केड्यूल होता है ना, स्कूल जाना या ट्यूशन जाना, स्कूल से आना, खेलना, उसके बाद टीवी टाइम है अगर तो टीवी टाइम जो है उसको फैमिली के साथ देखिए। फिर अगर उसको आप डिवाइसेस पे वो कोई कुछ गेम खेलता है तो आप उसके साथ बैठ के खेलिए, ना कि वो अपने आप खेलें। तो वो कॉन्वर्सेशन होगा, उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और ये उसको भी पता चलेगा कि देयर इज़ अ सेट ऑफ आईज दैट वॉचेस मी। राइट, कि किसी के घर पे गए तो टीवी का जब टाइम हुआ तो उनके मम्मी पापा को रिमोट छुपाना पड़ा। अच्छा, अगर आपको रिमोट छुपाना पड़ता है या आपको फ़ोन को रख देना पड़ता है, दैट मीन्स कि आप इंचार्ज हो ही नहीं, आपका बच्चा इंचार्ज है। बिल्कुल राइट। तो अगर पेरेंटिंग में इफ़ सम थिंग्स आर नॉट वर्किंग, दीज आर द क्लूज। लेकिन आप बच्चे को बिल्कुल स्ट्रक्चर रूटीन दीजिए ताकि उसको पता चले कि 7 से 8 बजे मुझे जो करना है मुझे करने को मिल रहा है। लेकिन वो करे तो उसकी जगह कहाँ करनी है वो निर्धारित हो। और अगर 6 दिन में 7 दिनों में अगर ये 5 दिन भी ये रूटीन फॉलो होता है, दैट इज़ गुड इनफ। ओके, यस। हम नहीं चाह सकते, ये उम्मीद नहीं रह सकती कि एवरी 7 डेज और 365 डेज फॉलो होगा। लेकिन अगर 365 डेज में से 300 दिन भी अगर ये रूटीन में, फिर क्या होता है, जब रूटीन होता है तो वो एक आदत बन जाती है। फिर आपको बारंबार रिपीटेडली ये चीज़ें रिमाइंड नहीं करानी पड़ती। तो आप चार्ट बनाइए, उसमें पूरा डे का स्केड्यूल लिखिए, उसमें अपना भी स्केड्यूल लिखिए कि आप क्या कर रहे हो, और लेट इट बी विजिबल टू एवरीबडी। तो सबको पता हो, एक साइलेंट और सिंपल स्वीट कम्युनिकेशन है फैमिली, परिवार के बीच में, और सभी के लिए डिसिप्लिन अपने आप मेंटेन हो जाता है। बिकॉज रश्मि, मैं बार बार हमेशा बोलती हूँ कि बच्चे शायद वो ना करें जो आप उन्हें बोलते हो, लेकिन वो ज़रूर करेंगे जो आप करते हो। ओह यस, बिल्कुल राइट बात है, एकदम सही बात है, क्योंकि वो आप ही को देख करके सारी चीज़ों को सीख रहा है। तो अगर रूटीन बनाना, तो जैसे फ़ोन पे आपका बच्चा आपसे बात करना चाह रहा है और आप फ़ोन पे हो, आप उसको टाल देते हो, सो ये उसके लिए भी मिक्स मैसेज है। मिक्स मैसेज, बिल्कुल सही। तो ये भी ना करें। तो अगर जिम्मेदारी सिखानी है तो हमें भी उसमें जिम्मेदार होना पड़ता है। उसमें हमें पार्टनरशिप है ये। राइट, पेरेंटिंग हमेशा ही पार्टनरशिप है, और बच्चों के साथ ये कम्युनिकेट कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन हमने क्या कहा कि अब तो ऐसे ही होता है। यही बातें होती है कि अब सब बाहर वाले करते तो हम क्या करें। कोई, मुझे लगता है, अगर मैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त को जानती हूँ जो बहुत अभी आरजे थे,
रिटायर हुए हैं, लेकिन उनकी 7 और 3 इयर्स की बेटियां, लेकिन उनके घर में टीवी नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों में इतना सारा और चीज़ों का इंटरेस्ट कल्टीवेट किया है कि दे डोंट इवन मिस इट। राइट, बिल्कुल ठीक बात तो है। आप शायद वो एक्सट्रीम पे ना जाओ, लेकिन कहीं पे इन बिटवीन आप माहौल ज़रूर ऐसा बनाएं कि कुछ एक्टिविटीज़ में बच्चे इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट हो, तो ये सारे प्रिविलेजेस हैं, उसको वो इंजॉय करेंगे। राइट, और उसकी वैल्यू भी समझेंगे, उसकी वैल्यू भी समझेंगे। बिल्कुल ठीक। तो भय और दंड मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे पहले पेरेंटिंग में, टीचिंग में, पेरेंटिंग में, लेकिन रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा चेंज मुझे समझ आता है कि वो बिल्कुल गायब हो गया है, टीचिंग में से भी और पेरेंटिंग में से भी। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखिए, भय जो है उसमें से तो बच्चा सीखेगा कुछ नहीं, वो आप उसको कहीं जो नहीं करवाना चाहते वो आप उसको स्टॉप कर पाओगे, लेकिन उससे सीखेगा क्या वो? भय के लेयर्स फिर बढ़ते जाएंगे। राइट, ठीक है। तो भय जो है मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं एक एज अ पेरेंट ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका भी एक फेलियर है। अगर आपको थ्रेट्स देने पड़ते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं अनुशासन में आपकी कमी थी, कमी है, घर के स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं आपने कमी डाली है, तो अब आप इनसिक्योर फील करने लगे हो, तो अभी आप नेक्स्ट लेवल वो अनुशासन को भय में आपने उसको डाल दिया। तो आप पहले अपनी इनसिक्योरिटी को समझिए। इसका मतलब भय तब आना चाहिए कि जब अनुशासन में हमने कहीं ना कहीं कमी रखी। तो पहले डिसिप्लिन कर लोगे तो आपको भय की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दीजिए, अच्छा फाउंडेशन दीजिए, बच्चे को विकल्प दीजिए, सोचने का मौका दीजिए, समझने का मौका दीजिए, उसको आपको सवाल करने की हिम्मत दीजिए। बिल्कुल ठीक बात। अगर वो बच्चा कर पाता है तो मुझे लगता है कि वो डर नहीं होगा, तो वो आपसे कुछ भी, तो मुझे ये लगता है कि अगर रश्मि किसी ने कोई गलती भी बड़ी हो गई है ना, तो उसमें वो फियर नहीं होगा, उसको लगेगा कि हाँ मुझे मम्मा डांटेगी, लेकिन मैं मम्मा को तो बता दूँ। बिल्कुल, ये मतलब वो छुपाएगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो भय से भय सिखाता कुछ नहीं है, भय सिर्फ आत्मविश्वास तोड़ता है। तो भय नहीं होना चाहिए। रिस्पेक्ट और भय में बहुत अंतर है। रिस्पेक्ट ये है कि बच्चा आपको वो केयरफुली आपसे बात करे, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो बच्चे के हैं, जो उसका टोन है, वो आपके लिए उसका रिस्पेक्ट बताता है। लेकिन अगर भय है तो वो बच्चा चुप है, और वो चुप को अगर आप अपनी विक्ट्री समझते, आप अपनी जीत समझते, तो ये आपका सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। आपने कभी सुना है कि आप कभी बच्चे पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बेटा तो मेरे सामने जवाब ही नहीं देता है? हाँ बिल्कुल, कई बार सुना और बड़े गर्व से बोलते हैं। तो ये डिसिप्लिन कम, भय ज़्यादा है। ओके, मतलब घर में ना डिसिप्लिन का माहौल होना चाहिए, रेस्पेक्ट का माहौल होना चाहिए, पर भय और दंड का माहौल नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चे ने मोबाइल तोड़ दिया या कोई एक्सपेंसिव चीज़ तोड़ दी, तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है ना कि आप उसको छुपा दे, चिल्लाए या डांटे या फिजिकल कुछ पनिशमेंट यूज़ करें। उससे अच्छा है आप फ़ोन लीजिए, बिल्कुल उसके सामने रखिए कि बेटा ये 3 दिन 4 दिन जब जो आप सही समझें, इसको आपने यूज़ नहीं करना है। ऑलराइट। लेकिन जो आपका, मैंने कहा कि आपने रूटीन बनाया है, उस रूटीन में जब आप डिवाइस यूज़ करने थे, उस दिन हम और आप बैठेंगे, या तो स्टोरी बुक पढ़ेंगे या हम बोर्ड गेम खेलेंगे। 2 चीज़ें हुई, आपने बच्चे को रिस्पेक्ट भी दी, लेकिन फ़ोन उसके सामने होने से उसको रिमाइंड भी दिया कि देखो ये गलती की वजह से अभी आप यूज़ नहीं कर सकते। सो ये जो पार्टनरशिप की मैं जब बात करती हूँ, तो यही है, इसमें आप कंट्रोल में भी हो, राइट, और लेकिन रिस्पेक्ट बच्चे को भी मिल रही है। बिल्कुल ठीक बात है। एक चीज़ और हमेशा आती है कि अक्सर पेरेंट्स ना, बच्चे बड़े हो जाते हैं तब पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमने तो कोई कमी नहीं रखी थी, सब कुछ अच्छा दिया, पर उसके बाद में अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, या बच्चे अब पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्या फॉल्ट होते हैं, वो क्या कमियां रह जाती है कि बाद में पेरेंट्स को ये कहना पड़ता है। तो मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि पेरेंट्स ने अपने हिसाब से बेस्ट दिया होता है, अपनी समझ के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बेस्ट दिया होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो ये कहीं बहुत पेरेंट्स में ये सवाल आते हैं कि हमने क्या कमी छोड़ी। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप पीछे जाओगे, अगर वो भी देखेंगे, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हमने बहुत दी, हमने उनको लाइफस्टाइल, चीज़ें, सुख, सुविधाएं, सब बहुत कुछ दिया। हमने क्या नहीं दिया? हमने शायद उनको वक्त कम दिया, बच्चों को हमने समझ कम दी, और हमने बच्चों को समझा भी कम। और जो वैल्यू सिस्टम थी, जो मॉरल्स थे, उसके ऊपर हमने बातें नहीं की, हमने ये समझा कि वो तो सीख जाएंगे। तो ये जो इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन
जो लाइफ लॉन्ग होते हैं, स्पेशली जब बच्चा 15 साल तक होता है, तब तक जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं छूट गई या अधूरी रह गई। जो फाउंडेशन में उसकी जो ज़रूरत थी वो अधूरी रह गई। तो अगर मैं ये मानती हूँ कि बच्चों को समझना, उनको उनकी मॉरल्स सिखाना और एक घर का स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन जो है, अगर वो होता है तो वहीं से बच्चे की ग्रोथ की सीमा तय होती है। बच्चा तभी आगे, उसकी जो दिशा है ये चीज़ें तय करती हैं। तो अगर वो कहीं पे कोई ऐसे रास्ते पे है या कुछ इस तरह से कर रहा है जो आप उसके साथ सहमत नहीं हो, तो कहीं ना कहीं ये गैप होता है। मैं ये भी कहूँगी पेरेंट्स को पूरे हमेशा वो सारा गिल्ट लेके नहीं चलना चाहिए, लेकिन अगर उसको सुधार कर सके, कैसे सुधार कर सकते हो? अगर आप पहचान सकते हो कि मेरी ये गलती हुई है, तो मैं ये कहूँगी आपके एडल्ट चाइल्ड को भी बिठाइए, उसको बताइए कि बेटा मेरी ये गलती हुई थी, आई अपोलोजाइज, मैंने उस समय उस वक्त की मेरी समझ के हिसाब से किया, तब मुझे लगा कि मैं सही या सही कर रही थी, लेकिन ये नहीं हुआ, सो आई अपोलोजाइज, लेकिन मैं आपकी आज भी मदद करना चाहती हूँ, तो चल हम आगे साथ में बढ़े, हम इस चीज़ को फिक्स करें, उसको छोड़ मत दें। देखिए अगर आप कहीं कुछ प्रॉब्लम या कुछ चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि डोंट डिस्कस द प्रॉब्लम, फोकस ऑन सॉल्यूशन। राइट। हर एक समस्या का समाधान है, हर एक समस्या का रास्ता है। तो हमारे पास इतनी इंटेलिजेंस कुदरत में दी है, एक पेरेंट बनने की एक समझ हमें दी है, और हमारे बच्चों को हम अब भी एडल्ट भी हो जाए तो अच्छी तरह से समझ सकते हैं, तो उसको वो विश्वास दिलाइए वापस। राइट। और कभी कभी अपोलॉजी इज द ये इतनी सारी दीवारें तोड़ देता है। एक बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम उसको ये बताएं, क्योंकि उसमें आपका ईगो नहीं, आपका माँ या पिता का स्वरूप निकल के आता है। दूसरा, बच्चा ये समझता है कि गलती इंसान से होती है, तो वो अपनी गलतियों को भी अपने आप को फॉरगिव करता है। तो मैं पेरेंट्स से ये कहूँगी कि अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है, फर्स्ट फॉरगिव योरसेल्फ, आस्क फॉरगिवनेस फ्रॉम योर चाइल्ड, और सॉल्यूशन पे डिस्कस कीजिए। प्रॉब्लम पे नहीं, सॉल्यूशन पे जाइए। हमेशा प्रॉब्लम तो आ गई है, उसकी कहाँ से आई, क्यों आई, उसका कोई फायदा नहीं, एनर्जी अननेसेसरी है। सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि आप जब सॉल्यूशन पे फोकस करो, कितने सारे आंसर, कितने सारे विकल्प आपको मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए, तो मुझे लगता है कि ये जो आपको गिल्ट है या आपको जो कुछ पछतावा है, उसको अपने आप निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आज के टाइम में ये स्पेशली मैं छोटे बच्चों के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि सोशल मीडिया, इंटरनेट जैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, बहुत बड़ा नॉलेज भी है, बहुत बड़ी मतलब अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी चीज़ें भी, लेकिन माँ बाप बच्चों को ऐसी चीज़ें क्या करें कि वो थोड़े उनसे सुरक्षित रखें बच्चों को? हाँ, सो डिजिटल सिक्योरिटी समझाना बहुत ज़रूरी है। उनको ये समझाना कि क्या क्या गलत होता है, ये बच्चों को समझाएं। वो बहुत ओपन कॉन्वर्सेशन करें उनसे कि क्या क्या गलत हो सकता है। जैसे आजकल बहुत बच्चे गेम में खेल रहे हैं, पैसे यूज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ होता है, तो वो उनको समझाइए। बाउंड्री, क्या कंटेंट आप डिवाइस पे एक्सप्लोर कर सकते हो, उसकी बहुत 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 क्लैरिटी बच्चों को देनी आवश्यक है। वो आप कब देख सके, आपको पता हो कि आपका बच्चा क्या एक्सप्लोर करे। डिवाइस का यूज़ आपके सामने हो, ज़्यादातर हो सके, स्पेशली टीनेजर्स के साथ हो सके तो अपने सामने करवाइए। अगर बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट है, मैं मानती हूँ कि 15-16 ईयर तक बच्चे का सोशल अकाउंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये मैंने ये अमेरिकन पीडियाट्रिक सोसाइटी ने भी कहा है कि 18 ईयर्स तक सोशल मीडिया अकाउंट बच्चों का नहीं होना चाहिए। सही बात है। राइट। सो ये सीमाएं, जो हम सीमाओं की जो बात करते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं कि ये सीमा तय कीजिए, आप क्या कंटेंट देख सकोगे। आप कोई कार्टून देख सकते हो, आप कोई कॉमेडी देख सकते हो, आप कोई अच्छी चीज़ें देख सकते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, ये भी सारी उपलब्ध है। तो सोशल मीडिया का भी सही उपयोग क्या है, वो उसको सिखाना पड़ेगा। देखिए बच्चे गलती भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे। आपने अगर आपको पता चला कि उसने कुछ गलत एक्सप्लोर किया है, तब वक्त लेके उसको समझाइए कि उससे क्या गलत और क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस कर सकता था। और दूसरा ये सिखाइए कि आप अगर अभी उनके साथ हो तो उनकी गलती में से भी मदद करके उसको बाहर निकालोगे। लेकिन अगर ये बाहर जाके
पेरेंट्स को ना बता के कोई गलती करेगा तब उसको दुनिया से कॉन्सिक्वेंस लेने पड़ेंगे। सो ये जिम्मेदारी ट्रस्ट भी बिल्डअप आपको करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन इज ऑलवेज द की। तो ये कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइस आप देते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। आप ऐसे दे मत दीजिए बिकॉज यू कुड अफोर्ड इट। डोंट गिव फोन या डिवाइस बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट। गिव इट बिकॉज आपको ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसको इसकी ज़रूरत भी है तब जाके दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, तो अब ये बताइए कि आपने तो इतने सारे बच्चों को, इतने पेरेंट्स को, इतनी मतलब टीचर्स को आपने ट्रेनिंग दी है, तो आपने 100% बच्चों पे जो मतलब इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से जो बच्चों में बीमारियां, जो मानसिक विकार डेवलप हुए हैं, वो भी आपने बहुत अच्छे से देखे हुए। तो ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो बच्चे फेस करते हैं? सबसे पहला जो है वो आइसोलेशन। एक वर्चुअल वर्ल्ड का हम हिस्सा हो गए। हमें लगता है कि हमने कुछ कमेंट की, 100 लाइक आ गए, लेकिन वो 100 लोग जो हैं जिसको आप कभी मिले नहीं है, जानते नहीं और कुछ नहीं। सो वर्चुअल वर्ल्ड में जीने से एक आइसोलेशन हो जाता है। आइसोलेशन होने से बच्चा सोशल स्किल डेवलप नहीं कर पाता है। फिर बच्चे को आमने सामने बैठ के कम्युनिकेट कैसे किया जाए, फ्रेंड्स कैसे बनाए जाए, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किए जाए, ये सारी चीज़ें आती नहीं है। सो सबसे पहली जो बात है वो आइसोलेशन है। जब आइसोलेशन है, क्योंकि वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, तो अगर कुछ चीज़ें अगर उसे बॉदर कर रही हैं तो भी वो सारा इंटरनलाइज करता है। इंटरनलाइज करने से जो बर्डन उसके हार्ट में, उसके दिमाग में होता है, उससे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे इश्यूज आ रहे हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता कहने को कि बच्चों में डिप्रेशन है या बच्चों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट इज टुडेज रियलिटी। ओके, कौन सी एज से आपको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीजें फेस करना चाहिए? मैंने एज यंग एज 7 ईयर ओल्ड को भी देखा है। ओके, सो आप कैसे, लेकिन मैं अभी फिर भी पेरेंट को बोलती हूँ कि अलर्ट रहें, ऑब्जर्व करें। अगर आपके बच्चे की कुछ पैटर्न बदल रही हैं कि पहले बहुत चुलबुला सा, बहुत बात करने वाला बच्चा था, लेकिन अभी वो क्वाइट हो रहा है, तो उसको ऑब्जर्व करें। उसको बार बार पूछे मत, लेकिन ऑब्जर्व करें कि क्या बदलाव है और क्यों ये बदलाव है। फिर उसके साथ जुड़े और उससे बात करने की कोशिश करें। इमोशनल सपोर्ट वेरी इम्पोर्टेंट। उस वक्त बच्चे को सबसे ज़्यादा आपसे चाहिए होता है, जजमेंट नहीं। Okay. और ये सारे वर्ड्स अगर आप आइडेंटिफाई कर भी रहे हो कि ये कुछ तक बच्चा को एंशियस है, कुछ हद तक बच्चा डिप्रेस है, लेकिन इस वर्ड्स को बार बार उसके सामने यूज मत कीजिए। ऑलराइट, रिपीट नहीं कीजिए, क्योंकि वो फिर अपने आप को कोरिलेट करने लगेगा कि मैं इस कैटेगरी में हूँ। तो उसको नॉर्मल रखने के लिए आप उसको ये कहते हो कि ये ठीक है बेटा, ये टेम्पररी है, यू विल बी फाइन, यू विल कम आउट ऑफ दिस। उसको होप दीजिए, ना कि उसको आइसोलेट कीजिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, उसकी आइसोलेशन को हम और आइसोलेट करते हैं क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। उस वक्त आपको जब मैं कि बच्चा, आप फ्रेंड की जब बात करें, इस वक्त आप उसको हम उम्र बन जाइए और उस एज में और बच्चों के क्या समस्याएं होती हैं उसको बहुत जिम्मेदारी से समझने की कोशिश कीजिए। पढ़िए, कुछ बुक्स लाइए, लाइब्रेरी से लाइए। सोशल मीडिया में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको कुछ रिलेट आप उसे कर पाओगे। तो उस एज ग्रुप में क्या क्या चैलेंजेस है उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर कुछ साइंस आप नोटिस कीजिए और उसको डील कीजिए उसके साथ। फिर बच्चे को डील कीजिए। हम छोड़ देते हैं, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हम बच्चे को छोड़ देते हैं, हम इमोशनल सपोर्ट देना पर थोप भी देते हैं। हाँ, और इमोशनल सपोर्ट देना बंद कर देते हैं और हमें लगता है कि अभी ये आ गया प्रॉब्लम, सो दिस इज परमानेंट। कभी कभी हम, और अगर सीवियर सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप काउंसलिंग भी कंसिडर कीजिए। रश्मि, देखिए, काउंसलिंग भारतीय कल्चर का, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है। कैसे? हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट फैमिली में चाचा, दादा, सबके अपने अपने एक रोल थे। बिल्कुल, हम अपने प्रॉब्लम्स सब बैठ के डिस्कस करते थे और सॉल्यूशन लाते थे। हमें ईगो नहीं था। प्रॉब्लम सबकी प्रॉब्लम थी। आज बिकॉज हम बहुत पेरेंट्स भी इंडिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरा, पेरेंट को ये लगता है कि अगर मैं मेरा बच्चा डिस्कस करूंगी या करूंगा तो इट इज़ फेलियर ऑफ मेरा एज अ पेरेंट। हाँ। तो वो भी हेल्प नहीं ले रहे हैं। नहीं ले रहे। हमें सुपर ह्यूमन या सुपर मदर या फादर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक बात है। हम नॉर्मल रहें
और नॉर्मल तरीके से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और नॉर्मल तरीके से अगर हम हेडेक के लिए बुखार के लिए डॉक्टर से जा सकते हैं, हेडेक के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, तो डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग कराना या प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत अच्छी बात है। तो काउंसलिंग कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक, ये हमने इनहेरिट किया है। ये तो हमारी इतनी व्यवस्था इतनी सुंदर थी कि हम सब मिलके ये इसको सॉल्व करते थे। तो एक प्रॉब्लम की भी एक कंधे पे जवाबदारी नहीं होती थी, वो जिम्मेदारी शेयर हो जाती थी। और बच्चे के लिए भी मतलब संयुक्त परिवार में ऑप्शंस होते थे, बिल्कुल एक सपोर्ट सिस्टम था। एक अनकही बात, बिल्कुल अनकही बात थी, अनरिटन रूल्स थे, और ये सपोर्ट, ये समर्थन बच्चों को इमोशनल हमेशा मिलता है। मैं आपको बताऊं कि आप अगर देखोगे जो बच्चे जॉइंट फैमिली में बड़े हो रहे हैं या जिन बच्चों के दादा दादी नाना नानी से के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, वो इमोशनली स्ट्रॉन्गेस्ट बच्चे हैं इवन इन 2025। राइट, ओके, बिल्कुल ठीक। सो मुझे ये लगता है कि अगर ये जो समस्याएं आज हो रही हैं हम डील कर रहे हैं क्योंकि ये सिचुएशन जो हमने क्रिएट किया है, जो माहौल हमने बनाया है, तो हमें ही उसको रिजॉल्व भी करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई कीजिए आप किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसको आगे मत जाने दीजिए, आपके ईगो को इस प्रॉब्लम के बीच में मत आने दीजिए। बच्चे के हम उम्र बन जाइए, उसके साथ बात कीजिए और उस जनरेशन की, उस एज ग्रुप की समस्याओं को समझने की कोशिश कीजिए। वाह, मतलब बहुत ही खूबसूरत टिप्स दिए आपने। चेतना दी, आज आपने बहुत सारी पेरेंटिंग की बातें बोली, और अब मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि अभी तक हम सिर्फ पेरेंट्स की बातें कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि अब पेरेंट्स और बच्चों दोनों के लिए क्या मैसेज है आपका, दोनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जी बिल्कुल। अब पेरेंट्स को पहले मैं ये बताऊंगी कि पेरेंटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। सब कुछ, बच्चा बॉर्न हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, उसमें सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप भी नए पेरेंट हो, पेरेंटिंग इज लर्निंग, इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दुनिया में हर एक चीज के साथ मैन्युअल आता है। आपने ये फोन लिया होगा, मैन्युअल आया होगा। हाँ। आपने माइक्रोफोन लिया तो मैन्युअल आएगा। एक ही चीज है जो मैन्युअल बिना आती है, वो है आपका चाइल्ड। राइट, यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट योर चाइल्ड बहुत अर्ली। ये प्रोसेस है, प्रोसेस में इंजॉय कीजिए पेरेंटिंग को। पेरेंटिंग को एक अपने आप में पनिशमेंट मत बताइए। राइट, कुछ चीज़ें होगी, अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं तो तभी, थोड़ी देर में होगी ज़रूर। आपके अच्छे इंटेंशन, आपके बच्चों से अच्छी बॉन्डिंग और आपके बच्चों को आप पे विश्वास बनाना, आपको प्रायोरिटी बनाना है। बच्चों से सुपीरियरिटी नहीं, लेकिन एक बॉन्ड, कंपैरिजन भी नहीं। अनावश्यक चीज़ें मत कीजिए। ये अभी जो नया है, बच्चों को इस एक्टिविटी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को इतना ज़्यादा कर दिया है, लेकिन हर एक में हम में कुछ ही स्किल्स होती है। हम सब स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, कोई परफेक्ट नहीं होता हर चीज़ में। तो जब मैंने आगे बात कही कि बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, तो ये जो अर्ली ईयर्स हैं बच्चे का, उसमें ऑब्जर्व कीजिए उसकी क्या लाइकिंग है, उसको क्या पसंद है। आपने 3-4 प्रकार के टॉयज उसको लाके दिए, ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरफ उसकी लीनिंग ज़्यादा है, उसको आगे लेके जाइए। बच्चों को फ्रीडम दीजिए। पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट फ्रीडम। पेरेंटिंग इज आत्मविश्वास अपने आप पे और थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों पे। ये जर्नी है, ये कोई वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं है। और बहुत बार अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, आपकी सोच को, आपके विचारों को माहौल के हिसाब से थोड़ा सेटल करना पड़ेगा। तो वो दैट इज़ अ गुड पेरेंटिंग, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो इंजॉय द जर्नी। और बच्चों के साथ उनको ये विश्वास होना कि आपका, बच्चों को एक बात आप बार बार कहिए कि इवन इफ यू मेक बिगेस्ट मिस्टेक, मी एंड योर डैड और योर डैड एंड मम आर द ओनली 2 पीपल जो आपके लिए बेस्ट मदद लाएंगे, हमेशा रहेंगे। तो हम पे आपकी हर समस्या आप शेयर कर सकते हो। बिल्कुल ठीक। तो ये थ्रेट ना रखें, विश्वास रखिए, बहुत ज़्यादा प्यार, और बच्चे को हर बार ये महसूस कराना दैट यू लव देम अनकंडीशनली। आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप ABC ग्रेड लाओगे तब हमारा प्यार होगा। बिल्कुल ठीक। बच्चे की ग्रोथ, उसकी एकेडमिक ग्रोथ को पेरेंटिंग से बिल्कुल अलग रखिए। बच्चे को हर हालत में, हर माहौल में
हर सिचुएशन में इक्वल प्यार आपका मिलना चाहिए। आपकी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये आप फ्लेक्स नहीं हो सकते। अगर आप बच्चे के रिजल्ट से खुश नहीं हो तो ये मत बोलो कि तुमने नहीं किया, ये बोलो चलो अगले साल हम बैठ के और अच्छा करेंगे। मुझे पता है आप थोड़े बहुत तो अच्छा परसेंट ला ही सकोगे, उसका आत्मविश्वास बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बच्चों की बात है, पेरेंट्स के लिए। बच्चों को मैं ये बोलूँगी कि जो सोशल मीडिया में है, जो रियल वर्ल्ड है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। ये शायद आप आज नहीं समझोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स ने ये सारी ऑप्शंस और ये सारा एक्सपोजर आपको दिया है, तो एक ट्रस्ट के साथ दिया है। दुनिया में अगर किसी का विश्वास आपने मेंटेन करना है तो वो पहले पेरेंट्स ही हैं। बिल्कुल, उनका विश्वास आप पे जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपके फ्रेंड्स हमेशा सेकेंडरी रहेंगे। आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, परिवार हमेशा फर्स्ट रहने चाहिए। आपके प्रोवाइडर हैं, वो प्यार भी आपको देते हैं, वो चीज़ें भी आपको देते हैं, आपको भी समझने की उनके हिसाब से उनकी पूरी कोशिश देते हैं। और मैं मानती हूँ कि अगर पेरेंट्स को 10 रुपये का कुछ अफोर्ड होता है तो वो बच्चे को 11 रुपये का ही दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और अपने लिए कम ही दे रहे हैं। तो बच्चों को ये ग्रैटिट्यूड होना और ये समझ होना कि आई एम प्रिविलेज चाइल्ड, मुझे अच्छे घर में जन्म मिला है, मैं अच्छे माँ बाप की संतान हूँ, ये समझ उनमें होनी बहुत ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड रखें, क्योंकि ये चीज़ें जो प्रिविलेजेस हैं वो कभी भी जा सकते हैं। सही बात है। क्योंकि सिचुएशन बदल सकती है, तो वो कभी भी जा सकती हैं। लेकिन जो रहेगा वो अनकंडीशनल, एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो रहेगा, उसको बनाए रखें और पेरेंट्स को हमेशा रिस्पेक्ट दें। वाह, दैट्स ग्रेट। तो मेरी बच्चों के लिए स्पेशली कि मेरे एहतियात, मेरी फ़िक्र तुझे बंदिशें लगती है, और हर बात पर मेरा जिक्र तुझे रंजिशें लगती है। ये तेरी उम्र का कसूर है, ये तेरा कसूर नहीं। ये तेरी उम्र का कसूर है, ये तेरा कसूर नहीं, कि तेरी बगावत पर मेरी इनायत तुझे साजिशें लगती है। ओ मेरी जान तू हकदार है, ओ मेरी जान तू हकदार है, मगर ज़फ़ाओं की नहीं। ओ मेरी जान तू समझदार है, मगर इस उम्र में नहीं। पेरेंटिंग इज़ नॉट अ कॉम्पिटिशन। पेरेंटिंग कोई रेस नहीं है, इट्स अ जर्नी, इट्स अ डांस। एंजॉय एवरी स्टेप ऑफ द वे। वाह, दैट्स ग्रेट। मुझे लगता है शायद ये बात आप सभी को आज समझ में आ गई होगी। पेरेंटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है और वो हमें पूरे दिल से, पूरे प्यार से, पूरी शिद्दत के साथ करनी चाहिए, जैसा चेतना दीदी ने भी समझाया। तो मुझे लगता है कि शायद आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार, एक सुखी परिवार, और उसके साथ सुखी परिवार के साथ एक अच्छी नींव वाला, एक अच्छे भविष्य वाला भारत। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल उतरता है, खरा उतरता है, तो प्लीज़ इसे सभी के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर एक नई कहानी के साथ फिर हम जरूर मिलेंगे, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन के रंग रश्मि के संग में बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच चेतना दी, थैंक यू सो मच।